दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में फ्लोर टेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी हाल के दिनों में ये काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। अभी आपको पता है कि बिहार में सरकार चेंज हुआ है और नीतीश जी जो है वो पहले बिहार में क्या था, नीतीश जी की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार थी। वहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे थे नीतीश जी के साथ। लेकिन अभी हाल ही में नीतीश जी ने वहाँ से पाला बदला बदला और बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होकर वहाँ पर सरकार चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुआ, मुख्यमंत्री बने और सरकार तो पूरी बदल गई। तो गवर्नर ने एक तरह से इनवाइट किया कि 12 फरवरी को आपका फ्लोर टेस्ट होगा, वहाँ पर आपको बहुमत साबित करना होगा। ठीक इसी तरह झारखंड में भी क्या हुआ था, झारखंड में भी जो हेमंत सोरेन है उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इनको इस्तीफा देना पड़ा और मजबूरी में इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन को सीएम बनना पड़ा। और जब नया सीएम बना तो सरकार एक तरह से चेंज हो गया। तो इनको भी वहाँ के राज्यपाल ने इन्वाइट किया था कि आपका फ्लोर टेस्ट होगा, वहाँ पर एक तरह से आपको बहुमत साबित करना होगा। अभी हाल के दिनों में जो फ्लोर टेस्ट है वो काफ़ी एक तरह से चर्चा में बहुत ही सुर्खियाँ बटोर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों इस कॉन्सेप्ट को लाया गया और इसको लाने के बाद सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या किस तरह से सरकार की व्यवस्था एक तरह से बदलती है। ठीक है। अब जानते हैं फ्लोर टेस्ट, अगर हम एक लाइन में कहा जाए कि फ्लोर टेस्ट एक्चुअली में है क्या। फ्लोर टेस्ट का जो मतलब है, इसको हिंदी में बोला जाता है बहुमत परीक्षण, यानी विश्वास मत परीक्षण भी बोलते हैं। फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण, विश्वास मत परीक्षण। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए यह देखा जाता है कि जो वर्तमान में जो सरकार है उसके पास बहुमत है कि नहीं। बहुमत परीक्षण का एक माध्यम है फ्लोर टेस्ट, बहुमत साबित करने का एक माध्यम है फ्लोर टेस्ट। ठीक है। हम समझ जाए कि फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या हो गया, बहुमत परीक्षण, विश्वास मत परीक्षण। और ये एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए यह देखा जाता है कि जो वर्तमान में सरकार चल रहा है या चल रही है उसके पास स्पष्ट तौर पर बहुमत है कि नहीं। अब जैसे क्या हुआ, अभी जैसे बिहार का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं तो बिहार में क्या हुआ, बिहार में सरकार चेंज हुआ, नीतीश कुमार अपना एक गठबंधन चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो सरकार इनको इन्वाइट किया बहुमत परीक्षण के लिए। तो यहाँ पर बहुमत परीक्षण का मतलब क्या हुआ, बहुमत परीक्षण का मतलब ये हुआ कि अगर हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बिहार में विधानसभा की टोटल 243 सीट है और बहुमत के लिए चाहिए 122, यानी 122 है बहुमत का आंकड़ा। बहुमत का आंकड़ा क्या है, 122। तो सरकार, तो राज्यपाल इसीलिए नीतीश जी को इनवाइट किए कि आपको, आपके पास 122 का आंकड़ा है कि नहीं, इसको प्रूफ करिए। और इसी प्रूफ करने के लिए जो प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। और यही कॉन्सेप्ट होता है फ्लोर टेस्ट। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या, अगर उद्देश्य की बात करें, इसका सिंपल सा उद्देश्य यही है कि जो वर्तमान में सरकार है, जो विधायिका विधायिका भी बोलते हैं उसको, क्योंकि भारत में कार्यपालिका विधायिका एक ही होता है। जब वो सरकार में, सरकार को कार्यपालिका बोलते हैं और जब वो कानून बनाने के लिए संसद में या विधानसभा में बैठती है तो उसको विधायिका बोला जाता है। तो फ्लोर टेस्ट के माध्यम से देखा जाता है कि विधायिका के पास विश्वास मत है कि नहीं, बहुमत की नहीं, इसकी जांच करने के लिए ही फ्लोर टेस्ट का आयोजन होता है। ठीक है। तो ये था फ्लोर टेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए ये देखा जाता है कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि फ्लोर टेस्ट होता है तो उसके लिए क्या संविधान में कोई प्रावधान है कि नहीं। तो उसी को देखते हैं। देखिए, संविधान में स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 175(2) में वर्णन है, या स्पष्ट है कि अगर सरकार के पास संख्या बल है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए राज्यपाल को एक तरह से संवैधानिक आदेश है, संवैधानिक बाध्यता है कि सरकार को बुलाना पड़ेगा सदन में और ये साबित करने के लिए बोला जाएगा कि आप बहुमत साबित करिए, विश्वास मत प्राप्त कीजिए। ठीक है। तो अनुच्छेद 175(2) के तहत फ्लोर टेस्ट की कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करती है। अनुच्छेद 175(2) के तहत ही संविधान में फ्लोर टेस्ट की जो संकल्पना है वो एक तरह से प्रचारित होता है, एक तरह से एग्जिस्ट करता है। और अनुच्छेद 175(2) का लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज ये है कि अनुच्छेद 175(2) के अनुसार सरकार के पास संख्या बल है या नहीं, यह साबित करने के लिए तथा फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल सदन को बुला सकता है। समझ रहे हैं? देख रहे हैं, तो फ्लोर टेस्ट का कंसेप्ट संविधान में एग्जिस्ट करता है और किसके तहत, अनुच्छेद 175(2) में। और इसीलिए ये हो जाता है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है, मनमौजी प्रक्रिया नहीं है, ये परंपरा नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। और संवैधानिक प्रक्रिया है तो राज्यपाल को यह बाध्यता है, उनका एक तरह से संवैधानिक आदेश हो जाता है, संवैधानिक दायित्व बन जाता है कि जब सरकार के पास बहुमत नहीं है या ऐसा कोई संदेह भी डेवलप होता है तो राज्यपाल को दायित्व हो जाता है कि आप सरकार को बुलाइए, उनका फ्लोर टेस्ट करवाइए और बहुमत साबित करवाइए। ठीक है।
अब सवाल उठता है कि जब फ्लोर टेस्ट एक तरह से आयोजन होता है, जब फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, फ्लोर टेस्ट 2 जगह हो सकता है। अगर केंद्र सरकार के इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो फ्लोर टेस्ट कहाँ हो सकता है? लोकसभा में हो सकता है। और अगर मुख्यमंत्री लेवल पर बात करें, विधानमंडल, राज्य सरकार के लेवल पर बात करें, तो राज्य सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट कहाँ हो सकता है? तो उस राज्य के विधानमंडल में फ्लोर टेस्ट हो सकता है। और दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेगा विधानसभा का स्पीकर, अगर राज्य सरकार की बात करें तो। और अगर केंद्र सरकार की बात करें, तो वहाँ पर लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है? तो स्पीकर ही दोनों कॉन्टेक्स्ट में करता है, राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी, दोनों कॉन्टेक्स्ट में स्पीकर ही करता है। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि जिस टाइम फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित किया, उस टाइम कोई स्पीकर ही नहीं है, स्पीकर पद खाली है, तब कैसे फ्लोर टेस्ट होगा? तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस टाइम के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट चलता है, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर आप जानते हैं, बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष यानी क्या होगा कि जैसे ही राज्यपाल ने आहूत कर दिया या एक तरह से आदेश जारी कर दिया है कि आपको फन्ना तारीख को, यानी मान लीजिए बिहार के टेस्ट में ही देखें, तो राज्यपाल ने क्या बोला था कि 12 तारीख को, 12 फरवरी को आपका फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन जब 12 फरवरी को सरकार वहाँ पर गई, विधानमंडल में फ्लोर टेस्ट के लिए गई, तो वहाँ पर एक तरह से सरकार चेंज हो गया था। और जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो पहले थे अवध बिहारी चौधरी, तो उनको हटा दिया गया। और जब सरकार फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए आगे आई, तो उस टाइम एक तरह से उनका पद रिक्त हो गया था, स्पीकर पद खाली हो गया था। तो परंपरा क्या होता है कि उस टाइम जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, उसमें जो सबसे वरिष्ठ है, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है, उनको परंपरा के हिसाब से उनको अस्थायी अध्यक्ष एक तरह से निर्वाचित किया जाता है, चुनाव किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। तो वही हुआ। तो विधानसभा के अध्यक्ष में, विधानसभा उस टाइम विधानमंडल जितने विधायक लोग बैठे थे, उनमें सबसे जो एजेड लोग थे, उनका एक तरह से चुनाव हुआ। और उनको तत्काल रूप से अस्थायी तौर पर एक तरह से अध्यक्ष बनाया गया। और जब तक पूरा फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया चला, तब तक वो अध्यक्ष बने। जैसे ही फ्लोर टेस्ट पास हो गया, यानी सरकार ने बहुमत पास कर दिया, तो फ्लोर टेस्ट का जो प्रोटेम स्पीकर होता है, उनका भी दायित्व एक तरह से खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रोटेम स्पीकर बनाया ही जाता है किसी खास पर्पज के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है? तो ये होता है। अब हम देखते हैं कि फ्लोर टेस्ट की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, प्रक्रिया क्या है इसका, क्या क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है। आप जानते हैं कि जब राज्यपाल को ये संदेह हो जाता है कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित करती है। लेकिन जैसे ही वो फ्लोर टेस्ट के लिए डेट फिक्स कर देता है, उसके बाद राज्यपाल की भूमिका खत्म हो जाती है। उसके बाद भूमिका स्टार्ट हो जाता है स्पीकर का। अगर राज स्पीकर का भूमिका हो जाता है। अब स्पीकर ही ये दायित्व करेगा कि फ्लोर टेस्ट के लिए क्या नियम कानून होने चाहिए, किस तरह से लोग डिबेट एंड डिस्कशन करेगा। तो जैसे ही राज्यपाल ने डेट तय किया, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करते हैं कि जैसे 12 फरवरी को डेट फिक्स कर दिया गया कि आपका फ्लोर टेस्ट होगा। तो क्या हुआ, पूरा सरकार जितने विधायक लोग थे, पक्ष विपक्ष की तरफ से, उस डेट में वो विधानमंडल गए वहाँ पर। फिर वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर का एक तरह से चुनाव हुआ। फिर वो अपने शासन आसन पर बैठते हैं। फिर वो वहाँ से क्या होता है, पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से कुछ देर अपने सरकार के बचाव में या अपना पक्ष रखने के लिए एक तरह से भाषण दिया जाता है, कुछ बातचीत रखा जाता है, डिबेट एंड डिस्कशन होता है। और डिबेट एंड डिस्कशन खत्म होने के बाद लास्ट में मतदान होता है। मतदान होता है, उसमें साबित करना होता है आपका बहुमत। जैसे बिहार के कॉन्टेस्ट में बहुमत का आंकड़ा क्या है, 122। तो जब मतदान होगा तब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास कम से कम 122 विधायक का सपोर्ट है कि नहीं। और अगर 122 विधायक का सपोर्ट नहीं है, तो आपकी सरकार गिर जाएगी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। और बहुमत जो साबित करना होगा, तो बहुमत का आंकड़ा क्या होगा? तो बहुमत का आंकड़ा होता है कि जो वहां पर लोग उपस्थित है, जो लोग उपस्थित है वही लोग, उन्हीं का बहुमत। अब अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट बिहार के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि जैसी सरकार बदला, तो वहां पर तेजस्वी जी ने घोषणा कर दिया था कि खेला होना बचा हुआ, खेला होना बाकी है, असली खेला हम करने वाले हैं। तो जब उनको पता था कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, तो फ्लोर टेस्ट से कुछ दिन पहले ही उन्होंने साठगांठ कर लिया था कि ताकि बीजेपी के कुछ 5 विधायक पहुंच ना पाए। और 5 विधायक नहीं पहुंचेंगे तो वो बहुमत के आंकड़ा जो 122 है वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। एनडीए की सरकार, नीतीश की सरकार, तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है। लेकिन बाद में किसी तरीके से वो लोग पहुंच गए और सरकार बची रह गई। तो बहुमत का काउंट करने के लिए आपको देखना होगा कि जो वहां पहुंच पाए ना, उसी का बहुमत। यानी अगर मान लीजिए विधानसभा का जो आंकड़ा है वो 200 है, इसको ऐसे समझिए। बहुमत का जो आंकड़ा है, आपको देखना है तो ऐसे देखना होगा। जैसे मान लीजिए बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो विधानसभा में कितना है बहुमत, जो विधानसभा का टोटल सदस्य है 243। और बहुमत का आंकड़ा इसके हिसाब से कितना बन जाता है, 122। कितना होना चाहिए?
122। लेकिन अभी जब फ्लोर टेस्ट में जो बहुमत देखना होता है, तो वो देखना होता है कि आप जितने सदस्य उपस्थित है, उपस्थित सदस्यों का बहुमत, समझ रहे हो? उपस्थित सदस्यों का बहुमत, इसका बहुमत क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने सदस्य उपस्थित है उसका उसका 50% प्लस एक। जैसे मान लो कि 243 है तो उसका 50% कितना हुआ? 121 प्लस एक यानी 122। ये बहुमत हुआ। बहुमत तो ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 243 नहीं पहुंचा, 240 ही पहुंच पाया। उसमें जो सदस्य पहुंचा 240 ही पहुंच पाया, 3 लोग नहीं पहुंच पाया। ठीक है, मानते हैं। तो अब बहुमत का जो आंकड़ा होगा 240 का बहुमत देखेंगे तो कितना होगा? तो 240 का 50% कितना हो गया? 120 प्लस एक यानी 121 हुआ बहुमत का आंकड़ा। अब यानी 121 सदस्यों की उसमें सपोर्ट चाहिए होगा, तभी वो बहुमत प्रूफ हो पाएगा। इसीलिए जब भी बहुमत काउंट होता है तो जितना सदस्य पहुंच पाता है ना, उसका बहुमत देखना है। और बहुमत कैसे निकालते हैं? तो जितना सदस्य पहुंचा उसका 50% यानी आधा, उसमें एक जोड़ दीजिए। तो जैसे 240 पहुंचा तो 240 का आधा 120, उसमें एक जोड़ दीजिए तो 121। बहुमत तो ऐसे निकलता है। तो ये हो गया उसकी प्रक्रिया। अब होता क्या है कि अगर बहुमत सरकार साबित नहीं कर पा रही है तो उसको उसने पद से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। और न केवल इस्तीफा देना पड़ता है बल्कि जितने भी मंत्रिमंडल है, जितने भी मंत्री लोग हैं, सभी को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि फिर सरकार ही बदल जाता है। फिर ये माना जाता है कि जो सदन का जो विश्वास है वो सरकार में नहीं है, सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, इसलिए इस्तीफा देना मजबूरी हो जाता है। संवैधानिक प्रावधान है, संविधान की मर्यादा है ये। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ? तो महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ के उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ के जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं तो सरकार के पास संख्या बल होता नहीं है, तो वहाँ के राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित करते हैं उद्धव ठाकरे की सरकार को। लेकिन उद्धव ठाकरे को पता है कि मेरे पास संख्या है ही नहीं, तो मैं बहुमत प्रूफ कर ही नहीं पाऊंगा। तो फ्लोर टेस्ट से कुछ दिन पहले ही वो इस्तीफा देते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लोर टेस्ट तक रुकते हैं तो उनको बेइज्जती हो जाती ना कि आपके पास संख्या बल था नहीं, आप फ्लोर टेस्ट तक वेट करते रह गए। तो एक तरह से बहुत ही हंसी वाला बात हो जाता है। इसीलिए अमूमन सरकार जब देखती है कि मेरे पास संख्या नहीं है तो फ्लोर टेस्ट तक पहुंचता ही नहीं है, फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे देता है। एक केस महाराष्ट्र में हुआ, ठीक इसी तरह कमलनाथ की सरकार ने भी इस्तीफा दिया था मध्य प्रदेश में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना पार्टी तोड़ के कुछ विधायक के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कमलनाथ को भी लग गया था कि मेरे पास संख्या बल है ही नहीं, तो फ्लोर टेस्ट तक जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा, काफ़ी इंसल्ट वाला बात हो जाएगा, तो उससे पहले ही वो रिजाइन कर दिया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फ्लोर टेस्ट जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। तो थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। हिस्ट्री क्या है इसका, फ्लो टेस्ट का हिस्ट्री क्या है? देखिए, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ये 2024 चल रहा है। देखिए, फ्लो टेस्ट की शुरुआत जो होती है वो 1989 में होती है। 1989 से पहले फ्लो टेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी कोई अवधारणा ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सवाल उठता है कि अगर 1989 में ही फ्लो टेस्ट का कॉन्सेप्ट आया तो 1989 से पहले बहुमत परीक्षण कैसे होता था? तो उस टाइम परंपरा ये था कि अगर आपको बहुमत साबित करना है तो आप एक लेटर लिखिए, उस लेटर पर सभी विधायकों का साइन करवाइए, फिर राज्यपाल को प्रेषित करिए, राज्यपाल को भेजिए। उसी को बहुमत का आंकड़ा समझ के सरकार में मान लिया जाता है कि सरकार के पास संख्या बल है। दूसरा तरीका होता था कि सभी विधायकों के साथ अब गवर्नर हाउस में परेड करवा दीजिए, एक तरह से अपने सभी संख्या बलों के साथ गवर्नर हाउस में घुमा दीजिए, परेड करवा दीजिए, तो वहाँ भी राज्यपाल अनुमान लगा लेता था कि इसके पास संख्या बल है। तो पहले परंपरा यही चलता था, दो ही तरीके थे, पहले लेटर लिखिए या परेड करवा दीजिए। लेकिन 1989 में बहुत ही एक तरह से डायनेमिक चेंज होता है और वहाँ पर फ्लो टेस्ट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है उसको देखते हैं। होता क्या है, 1985 में कर्नाटक में चुनाव होता है, विधानसभा, 8वां विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक है, और उसमें लगभग 224 सीट के लिए चुनाव होता है। ठीक है, 224 सीट के लिए चुनाव होता है। और चुनाव में जो मेन फाइट होता है उसमें जनता दल और कांग्रेस के बीच होता है, और जनता दल को लगभग लगभग मिलता है आपको 25 प्लस। देखिए, होता क्या है, अब इसका इतिहास देखते हैं कि फ्लोर टेस्ट 1989 में कैसे एग्जिस्ट किया। होता क्या है, 1980 में कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हो, ठीक है,
8वां विधानसभा का चुनाव होता है। और चुनाव जो उसमें जो सीट है वहाँ पर कर्नाटक विधानसभा में जो सीट है, 1 मिनट रुक जाइए। कर्नाटक विधानसभा में जो सीट उस टाइम होता है 224, और मेन फाइट होता है 224 में, तो 139 सीट आ जाता है जनता पार्टी को, और लगभग 65 सीट ही आ पाता है कांग्रेस को। और जनता पार्टी से सीएम बनते हैं श्री कृष्ण हेगड़े। श्री कृष्ण हेगड़े। अब होता क्या है, देखिए इशू समझिए। 224 सीटों पर इलेक्शन होता है कर्नाटक में, और 139 सीट आता है जनता पार्टी को, और 65 सीट ही आ पाता है कांग्रेस को। 1985 का दौर, ये वो दौर है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है, और प्रचंड बहुमत, लगभग 400 प्लस सीट कांग्रेस के इतिहास में देखा जाए तो सबसे बड़ा सीट है, न केवल कांग्रेस के इतिहास में बल्कि पूरे भारत की चुनावी इतिहास में अभी तक कोई भी पार्टी 400 सीट नहीं जीत पाई है। उस टाइम इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो इंदिरा गांधी की सहानुभूति की लहर में राजीव गांधी को 400 प्लस सीट मिलता है। तो काफ़ी एक तरह से बहुत ही प्रचंड बहुमत होता है। तो उस टाइम कांग्रेस एक अलग ही मूड में रहता है। और जब कर्नाटक में वहाँ पर सरकार जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर तो माना जाता है कि केंद्र की तरफ से भेजा जाता है, तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो गवर्नर भी कांग्रेस के इशारे पर ही काम कर रहा था उस टाइम। तो हुआ क्या, 139 सीट था जनता पार्टी को, कांग्रेस हार जाती है चुनाव, तो कांग्रेस इस हार को पचा नहीं पाती है, और लगभग लगभग 3 साल तक, 1985 तक से लेकर 1988 तक श्री कृष्ण जी हेगड़े के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार वहाँ चलती है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है कि 3 साल के बाद 1988 में श्री कृष्ण हेगड़े का एक तरह से फ़ोन टेप हो जाता है, और फिर टेपिंग में कुछ आपत्तिजनक बातें या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको बेस बना के राज्यपाल जो होते हैं वो उनकी सरकार को ही बर्खास्त कर देता है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं एसआर बोमोई। एसआर बोमोई, और ये भी जनता पार्टी से ही रहते हैं, क्योंकि सरकार का चेहरा बदला, सरकार तो जो पार्टी सत्ता में वही रहेगा। तो श्री कृष्ण हेगड़े को राज्यपाल 1988 में बर्खास्त कर देता है फ़ोन टेपिंग के आरोप में। उसके बाद एसआर बोमई बनते हैं, वो जनता पार्टी के सरकार चलते हैं से होते हैं। लेकिन एसआर बोमई की भी सरकार को 1989 में बर्खास्त कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल का आरोप क्या है कि 1989 में एसआर बोमई के पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है। लेकिन बम्बई जी की तरफ से जो मुख्यमंत्री होते हैं, बार-बार ये दावा किया जाता है कि हमारे पास बहुमत है, हम आपको बहुमत के लिए बुलाइए। लेटर भी लिखते हैं, परेड भी करवा देते हैं, लेकिन उस टाइम वो जो गवर्नर है वो मानते ही नहीं, इस चीज़ को खारिज कर दिया जाता है। तो उसी टाइम एग्जिस्ट करता है फ्लोर टेस्ट का कॉन्सेप्ट। बम्बई सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है, ये मांग की जाती है कि आप हमको फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाइए, सदन में बुलाइए, हम वहाँ बहुमत कर देंगे। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या होगा आपके लिए? अगर मैं सदन में प्रूफ नहीं कर पाऊँगा तो आप एक बर्खास्त कर देना सरकार को। लेकिन राज्यपाल मनमौजी तरीके से काम कर रहा होता है, तो वो इन चीज़ों को नहीं मानता है, तो मजबूरी में एसआर बोमई को सुप्रीम कोर्ट चला जाना होता है। वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं अपने मामले को लेकर, लेकिन तब तक सरकार तो बर्खास्त हो चुकी होती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट 1994 में एक ऐतिहासिक फैसला देता है। और ऐतिहासिक फैसला क्या देता है? फैसला यही देता है एसआर बोमई वाद में, और इसको बोलते हैं एसआर बोमई वाद, एसआर बोमई मामला। देख रहे हैं, 1994 में सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ऐतिहासिक फैसला देते हुए घोषणा करता है कि अगर राज्यपाल को ये संदेह हो जाए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो फ्लोर टेस्ट करवाए, और सरकार से ये प्रूफ मांग करे कि आप बहुमत साबित करें। ठीक है, तो इसकी बैकग्राउंड जो शुरुआत है वहीं से होता है। 1994 जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तभी से ये प्रक्रिया शुरू हो जाता है, और तभी से लिए फ्लोर टेस्ट की अनिवार्यता साबित हो जाता है। जब भी सरकार को लगता है कि बहुमत नहीं है, राज्यपाल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट के लिए तुरंत आमंत्रित करता है। इसी चीज़ को जस्टिफाई करते हुए एक रोबिया मामला था 2015 में, उसमें भी सरकार उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट करवाना अनिवार्य है। फ्लोर टेस्ट आमंत्रित कर सकता है जब राज्यपाल को ये लग जाए कि सदन में उसका विश्वास मत नहीं है तब। ठीक है, तो इतिहास देख लिया आपने। इतिहास क्या था? बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास था कि 1989 में मुंबई सरकार ने फ्लोर टेस्ट की मांग की थी। फिर 5 साल बाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आपको फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये अनिवार्य हो जाता है आपको बहुमत साबित, सरकार से बहुमत साबित कहने के लिए। ठीक है, तो ये था फ्लोर टेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि बहुमत साबित करने के लिए, देखिए अभी थोड़ा सा ये एक एक्सेप्शन छूट गया। अब देखिए फ्लोर टेस्ट तो सिंपल हो ही जाता है, सरकार को बहुमत साबित करना होता है, और राज्यपाल का ये संवैधानिक दायित्व है कि फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित करे। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन आया था महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे की सरकार जो गिर गई थी उसको लेकर। जब सरकार गिरी थी तो उद्धव ठाकरे क्या चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फैसला दिया। फैसला क्या दिया कि किसी भी पार्टी का जो आंतरिक मामला है ना, आंतरिक मामले को आधार बनाकर आप फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। उस टाइम क्या हुआ था कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो पार्टी थी वो पार्टी में टूट हो गया था, फूट हो गया था। तो एक नाथ शिंदे कुछ विधायक के साथ बीजेपी में चले गए थे, उनके साथ मिल गए थे शामिल सरकार बनाने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये शिवसेना पार्टी का एक इंटरनल इशू था, वो आंतरिक फूट था। लेकिन इसको बेस बना के आप फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते, फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुलाना सकते हैं, वो एक असंवैधानिक हो जाएगा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यह है कि फ्लोर टेस्ट के किसी दल के आंतरिक विवादों को हल करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2023 के एक फैसले में महाराष्ट्र के राज्यपाल, देख रहे उस टाइम जो राज्यपाल द्वारा जब फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित किया था उसको अवैध करार दे दिया था। बोला था कि ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। आप किसी भी दल में कोई फूट हो रहा है उसको बेस बना के सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कह सकते, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यही इशू था। तो सारा इश्यूज देख लिया, फ्लो टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लिया, एक्सेप्शन देख लिया, अध्यक्षता देख लिया, फ्लो टेस्ट का क्या प्रभाव हो सकता है उसको देख लिया। और एक चीज़ और फैक्ट है इसमें कि एक बार जब फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो अगले 6 महीना तक फिर से आप फ्लोर टेस्ट नहीं ला सकते, फ्लोर टेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा। फिर 6 महीने के बाद ही सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट हो सकता है। तो अगर नीतीश सरकार की जैसे फ्लोर टेस्ट में पास हो गया तो अगले 6 महीने तक सरकार तो उनका सिक्योर है, 6 महीने तक कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर विपक्ष को या राज्यपाल को फिर से फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना भी होगा तो वो 6 महीने के बाद ही हो सकता है। अब देखिए, सदन में जो होता है ना, सदन में बहुमत साबित करने के लिए कुछ उपकरण है, उस उपकरण को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इसी से मिलता जुलता है। देखिए, फ्लोर टेस्ट से ही मिलता जुलता है। देखिए, पहला उपकरण तो यही होता है, फ्लोर टेस्ट। ठीक है। एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है विश्वास प्रस्ताव। तीन उपकरण है बहुमत साबित करने के लिए सरकार के हिसाब से देखिए तो। मतलब तीनों में सरकार को बहुमत साबित करना ही होता है। अगर बहुमत साबित नहीं कर दिया तो सरकार गिर जाएगी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन तीनों में कुछ अंतर है। अभी बताए फ्लोर टेस्ट जो होता है, फ्लोर टेस्ट भी एक उपकरण है जिसके जरिए ये पता किया जाता है कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं। लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए जो भूमिका होता है, जो फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ही बुला सकता है। फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल बुलाता है, राज्यपाल आमंत्रित करता है सरकार को कि आप फ्लोर में बहुमत साबित करिए, तभी फ्लोर टेस्ट हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव में अब जैसे क्या होता है कि इसमें जैसे राज्यपाल को डाउट हुआ कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित करेगा। लेकिन मान लीजिए किसी विपक्ष के पार्टी को, किसी विपक्ष के सांसद को या विपक्ष के दल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो फिर सरकार को कैसे वो बोलेगा बहुमत साबित करने के लिए? तो उस कॉन्टेक्स्ट में सरकार, विपक्ष का जो पार्टी है वो लाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाता है तब क्या होता है, तो पक्ष की तरफ विपक्ष की तरफ से दोनों तरफ से अपना बात रखा जाता है, फिर लास्ट में वोटिंग होता है। और अगर वोटिंग होने के बाद अगर सरकार ये प्रूफ कर पाता है कि हमारे पास बहुमत है, सदन का विश्वास है, तो अविश्वास प्रस्ताव स्वतः ही खारिज हो जाता है। ठीक है। देख लीजिए, इसमें भी सरकार को बहुमत साबित करना होता है। एक होता है विश्वास प्रस्ताव। अब मान लीजिए कि सरकार को, जैसे मान लीजिए अब सरकार चल रही है और सरकार को ये साबित करना होता है या सरकार को लगता है कि मैं थोड़ा टेस्ट करता हूँ कि मेरे पास बहुमत है कि नहीं, तो इसकी व्यवस्था करने के लिए सरकार लाती है विश्वास प्रस्ताव। तो सरकार को अगर डाउट होता है कि मेरे पास बहुमत है कि नहीं, तो सरकार ला सकता है प्रस्ताव। और सर अब सवाल उठता है कि जैसे बहुमत है कि नहीं है, अगर बहुमत पास नहीं होता सरकार गिर भी सकती है, तो सरकार खुद इतना रिस्क क्यों लेगा? विश्वास प्रस्ताव लाए, फिर वोटिंग हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो गया तो सरकार भी गिर सकता है। तो लाया इसलिए जाता है कि जैसे सरकार को, किसी सरकार को लगता है कि मेरे पास प्रचंड बहुमत है, मैं सरकार गिर ही नहीं सकता है। लेकिन जनता में एक मैसेज देने के लिए कि मेरे पास बहुमत है, जनता को विश्वास दिलाने के लिए, अभी भी सदन का विश्वास मेरे ऊपर है, तो वो छवि बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है, ताकि जनता को में मैसेज जाए कि मेरे पास ऑलरेडी विश्वास है, इतने लोगों का समर्थन है। और ये अविश्वास प्रस्ताव वही अविश्वास प्रस्ताव है जो ऐतिहासिक 1999 में क्या होता, अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिर गई थी केवल एक वोट से। केवल एक वोट से गिर गया था, समझ रहे?
है ना? केवल एक वोट से मतलब अविश्वास प्रस्ताव ही विपक्ष उस टाइम कांग्रेस विपक्ष में थी, तो कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था, यानी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाया था और केवल एक वोट से बहुमत से पीछे रह गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। और ये उसी टाइम अटल बिहारी वाजपेयी का फेमस भाषण हुआ था कि सत्ता आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल यूं ही चलता रहेगा, राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए, राष्ट्र जीवित रहना चाहिए। वो ऐतिहासिक भावन उसी कॉन्टेक्स्ट में वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से दिया गया था। और यही अविश्वास प्रस्ताव अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ भी लाया गया था, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से फेल नहीं हुआ था, मतलब पास नहीं हो पाया था, फेल हो गया था। ठीक है। तो अब समझ लें कि बहुमत साबित करने के तीन उपकरण हैं। एक है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट तब लाता है जब राज्यपाल को संदेह हो कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब विपक्ष के पार्टी को संदेह हो कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। और विश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सरकार को ये साबित करना हो या सरकार को ये लगे कि मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास बहुमत है कि नहीं, तब सरकार ला सकती है। तो तीनों में माइन्यूट डिफरेंस है, तीनों को डिस्कस कर लिया। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।